हेलो 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 बच्चा पार्टी। तो स्वागत है आपका इस न्यू चैप्टर में जो कि सिविक्स का है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। तो हमने जैसे पहले वाले चैप्टर में बात की थी डेमोक्रेसी के बारे में, राइट। तो अब हम अपने नेक्स्ट पढ़ाव के ऊपर बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट लेवल पे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो आज का हमारा चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। जैसे हमने पहले डेमोक्रेसी में देखा था, हमने जाना पहली बात तो कि डेमोक्रेसी क्या होती है, राइट। और उसके बाद हमने एक बेसिक चीज देखी वहां पे कि डेमोक्रेसी में कुछ अधिकार होते हैं लोगों के पास जिसको ना गवर्नमेंट वायलेट नहीं कर सकती, यानी कि उसको इग्नोर नहीं कर सकती। कुछ ऐसे राइट्स है हमारे पास, सिटीजन के पास। और गवर्नमेंट या सरकार जब भी कोई निर्णय लेती है किसी भी देश के लिए, वो कुछ दायरे में रह के ही डिसीजन ले पाती है। यानी कि मैंने कहा था ना, एक किताब होती है हमारे पास जिसको एक रूल बुक कहते हैं हम। उस किताब में सारे रूल्स, लॉज, रेगुलेशन, राइट सब कुछ लिखा जाता है और उसी के दायरे में किसी भी सरकार को अपना निर्णय लेना रहता है। तो सरकार उस जो रूल बुक है उसको छोड़ के अपने नए कानून, अपनी नई राइट्स और या फिर कुछ अलग ही चेंज करना, ये सब नहीं कर सकती है, राइट। हमने देखा था ये। तो क्या है ये रूल बुक, ये कैसी रूल बुक है, क्यों बनती है, होती क्या है, ये जरूरत क्यों है ऐसी रूल बुक की। गवर्नमेंट को तो सब मालूम होना चाहिए, राइट। इसी रूल बुक को हम एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। हिंदी में देखें तो संविधान कहते हैं इस रूल बुक को, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को। कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में, संविधान हिंदी में आता है। तो काफी लोगों ने संविधान सुना होगा, तो यही इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन होता है, राइट। तो चलो हम आगे और भी ज्यादा डिस्कस कर लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहता है। तो यहाँ मैंने आपको जैसे स्क्रीन पे स्लाइड्स भी दिख रही होंगी, यहाँ मैंने यही अभी जस्ट आपको बोला था कि इन अ डेमोक्रेसी द रूल्स आर नॉट फ्री टू डू व्हाट दे लाइक, देयर आर सर्टेन बेसिक रूल्स जो कि कोई भी सिटीजन के पास होते हैं, गवर्नमेंट को फोकस करना ही पड़ेगा, एंड सच रूल्स आर कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरत है, राइट। और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनता है, क्यों बनता है, ये सब हम चीजें देखेंगे इस चैप्टर में। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मालूम पड़ेगा कि कौन सी राइट्स, कौन सी लॉज, चीजें हमारे पास है, और एक बेसिक किस नींव पे हमारा संविधान बना है, ये भी हम देखेंगे। तो बड़ा मजा आएगा, राइट। पर उससे पहले जैसे हम हर चैप्टर में सिविक्स में कहानियां बहुत सारी देखते हैं, है ना। तो आज के भी चैप्टर में हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी देखेंगे। वो कहानी है अगेन हमारी क्रिकेट टीम के साथ, जिसके साथ हम क्रिकेट खेलते हैं। अभी वर्ल्ड कप भी हुआ था, है ना। सिट्टी पिट्टी गोल आ जाती है हमारी जब हमारे सामने प्लेयर आ जाते हैं साउथ अफ्रीका के। तो ये है कहानी साउथ अफ्रीका की। तो चलिए देखते हैं कि साउथ अफ्रीका की कहानी क्या थी, ठीक है। और हम ये भी जानेंगे कि साउथ अफ्रीका को ही क्यों हमने लिया है इस कॉन्स्टिट्यूशन समझने के लिए, किसी और कंट्री को क्यों नहीं लिया। अब सबसे पहली बात तो साउथ अफ्रीका को मैंने हमारी स्लाइड्स में SA करके मेंशन किया है, क्योंकि साउथ अफ्रीका को शॉर्ट में SA बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं साउथ अफ्रीका की कहानी क्या थी, कैसे वो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए और कैसे वो डेमोक्रेसी में आए। तो साउथ अफ्रीका जो है ये अपनी अफ्रीका में एकदम लास्ट जो है ना कंट्री, एकदम अफ्रीका की अगर आप मैप खोलोगे एकदम लास्ट में साउथ अफ्रीका है, तो वो हमारी कंट्री है। अब वहाँ पे बहुत पहले की बात है, बहुत आराम से राज्य चल रहा था, जैसे इंडियंस रह रहे थे पहले, बहुत पहले की सदियों में, उसी तरीके से साउथ अफ्रीकन्स भी बहुत आराम से रह रहे थे। अच्छा, साउथ अफ्रीका के जो नेटिव लोग हैं वो एक्चुअली ब्लैक्स ही हैं। हमारी जो रेसेस होती है, आपको रेसेस के बारे में पता होगा ना, 4 प्रकार की रेस होती है। एक होते हैं वाइट्स, यानी कि जो वेस्ट के लोग हैं जो एकदम गोरे होते हैं। दूसरे होते हैं ब्राउन रेस, जो कि इंडियन और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितने भी कंट्रीज हैं हम सारे ब्राउन्स होते हैं। तीसरे आते हैं ब्लैक्स, जो कि अफ्रीका में रहते हैं, उनको ब्लैक्स कहते हैं क्योंकि वो थोड़े ब्राउन ही रहते हैं, बट ब्राउन से थोड़े से ज्यादा डार्कर शेड रहती है। और चौथे आ जाते हैं अपने येलो रेस, जो कि हमारे ईस्ट साइड ऑफ एशिया में रहते हैं, राइट। तो ये हमारे रेसेस हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के ह्यूमन बींग्स है, फाइन। जैसे इंडिया में ब्राउन्स रहते हैं, वैसे साउथ अफ्रीका में शुरू से ही ब्लैक्स रहते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
पर हुआ क्या कि बहुत अरसे तक, बहुत लंबे टाइम तक साउथ अफ्रीका के ऊपर यूरोपियंस का राज चल रहा था, यानी कि जितने भी वाइट्स हैं वो वहां पे आ गए थे। अब उनको एक्चुअली आज़ाद करने के लिए बहुत बड़ा हाथ था नेल्सन मंडेला का। ये उनके फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने थे बाद में साउथ अफ्रीका के। उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी अगेंस्ट द ऑपरेसिव रिजीम जो कि हमारे वाइट लोग लेके आए थे, ठीक है। अब वो क्या लेके आए थे वो भी हम आगे देखेंगे। बेसिकली उन्होंने अगेंस्ट द ऑपरेसिव रिजीम बात की, वो और 7 अदर लीडर्स वर सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन 1964 फॉर अपोजिंग द अपार्थीड रेजीम इन साउथ अफ्रीका। यानी कि कुछ तो भी साउथ अफ्रीका में ऐसा चल रहा था जिसके कारण नेल्सन मंडेला और 7 और लीडर्स ने बहुत बड़ी क्रांति लाई साउथ अफ्रीका में वाइट्स के खिलाफ 1964 में, जिसके कारण उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई एंड 28 इयर्स तक जो है नेल्सन मंडेला अपने प्रिजन में थे। अच्छा, उनका प्रिजन साउथ अफ्रीका में सबसे डेडली प्रिजन है उनका रॉबिन आइलैंड, वो वहां पे थे। तो जो रॉबिन आइलैंड है ना, ये एकदम इंडिया के काला पानी जैसा है। आपने सुना होगा ना, काला पानी की सजा दी जाती थी पहले, यानी कि एकदम कंट्री से दूर कहीं तो समुद्र के बीचों बीच रखा जाता था। ये जो काला पानी है ये एक्चुअली अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड्स में मौजूद है। कभी आपको जाने का मौका मिलेगा तो काला पानी को जरूर देख के आइए, आजकल टूरिस्ट स्पॉट है वो। तो जैसे काला पानी इंडिया में था उसी तरीके से साउथ अफ्रीका में रॉबिन आइलैंड था, एकदम पानी को के बीचों बीच काला पानी की सजा में उनको रख दिया था। तो अगर इतना सब हुआ था तो बेसिकली साउथ अफ्रीका में चल क्या रहा था, इतनी सारी क्रांति क्यों, किस लिए? साउथ अफ्रीका में एक्चुअली अपार्थीड सिस्टम चल रहा था। अपार्थीड का मतलब होता है कोई ऐसा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो कि डिवाइड कर दे लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। एंड ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक था टू साउथ अफ्रीका बिकॉज वहाँ पे उनके जो वाइट्स हैं, बेसिकली जो यूरोपियन जो वाइट्स वहाँ पे आए थे, उन्होंने ब्लैक्स को एकदम अलग ही कर दिया था। ये बेसिकली रेसिज्म जैसा होता है ना, आपने रेसिज्म सुना होगा। जस्ट बिकॉज यू बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कलर आप लोगों को इज्जत नहीं दी जाती है, आप लोगों को कहीं अनटचेबिलिटी जैसा ट्रीट किया जाता है, अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता, एक राइट्स नहीं मिलते हैं आपको, या राइट्स नहीं मिलते हैं कोई भी चीज़ करने के। उसी तरीके से अपार्थीड भी रहता है, बट ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका था। वहां पे यूरोपियन लोगों ने ये किया। जस्ट लाइक अगर अपार्थीड को आपको ऐसे समझना है कि इंडिया के पर्सपेक्टिव में क्या होगा, तो जैसे इंडिया में पहले कास्ट सिस्टम चल रहा था उसी तरीके से साउथ अफ्रीका में अपार्थीड सिस्टम चल रहा था कि भाई तुम अगर एक कलर के व्यक्ति हो तो तुम्हें अच्छे से हम ट्रीट ही नहीं करेंगे। ये और वो भी जनरली डार्क स्किन कलर जिनके भी हैं उन्हीं के साथ ये अपार्थीड सिस्टम चल रहा था। तो जैसे आपके टेक्स्ट बुक्स में भी इस तरीके के पोस्टर्स दिखाए गए, राइट। तो इस तरीके के पोस्टर्स या बैनर्स साउथ अफ्रीका में बहुत प्रेवलेंट थे, बहुत प्रचलित थे। हर जगह इस टाइप के पोस्टर्स लगे हुए थे कि नेटिव्स, इंडियंस एंड कलर्ड्स पीपल स्टे आउट ऑफ सच साइट्स, या फिर आपको वहां जाना ही अलाउड ही नहीं है। इवन आपने देखा होगा कि अपने इंग्लैंड में भी, पहले यूके में भी इस तरीके के पोस्टर्स इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा कॉमन थे कि बी वेयर ऑफ इंडियंस एंड डॉग्स, या फिर इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड इन दिस कैफे, इन दिस रेस्टोरेंट। इस तरीके की चीज़ें बहुत कॉमन थी और यही चीज़ वाइट्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा कर रहे थे पूरी दुनिया के ही ऊपर। एक्चुअली जो भी गोरा आदमी नहीं है उनके साथ वो बहुत गंदा बर्ताव करते थे, एकदम इस तरीके से। एंड साउथ अफ्रीका में भी ऐसा ही हुआ। तो बेसिकली साउथ अफ्रीका में इतना सब सिस्टम, रेशियल, ये सब जो चल रहा है, हमने समझ लिए तो लिया कि ठीक है अपार्थीड चल रहा था, यूरोपियंस ने उनके साथ अच्छा नहीं किया, उनको एक अलग ही दर्जा देने की कोशिश की, जैसे अनटचेबिलिटी की, भाई तुम्हें हम एकदम अलग ही रख देते हैं जस्ट बिकॉज तुम रंग में गोरे नहीं हो हमसे, इसीलिए। तो ये सब कैसे हुआ, कहाँ से आए वाइट्स, जबकि साउथ अफ्रीका तो अभी मैंने कहा कि वो तो ब्लैक्स का देश है, वहां पे तो शुरू से ही ब्लैक्स थे। जैसे इंडिया में शुरू से ब्राउन्स है, हम सब है, उस तरीके से वहां पे तो ब्लैक्स थे। तो हुआ क्या था कि 17 एंड 18 सेंचुरी में एक्चुअली यूरोपियंस जो है, स्पेशली वाइट यूरोपियंस, ठीक है, मतलब यूरोपियंस तो वाइट ही होंगे, तो जो वाइट्स थे वो बहुत अलग अलग देशों में जा रहे थे। 17 एंड 18 सेंचुरी की बात है।
अगर आपने हिस्ट्री में भी चैप्टर देखा होगा कि यूरोप का कैसे एक्सपेंशन हुआ, क्या क्या हुआ, तो 17 और 18 सेंचुरी में एक्चुअली वो बहुत इधर उधर जाने की तलाश में थे। उनको बहुत न्यू चीज़ें मिल रही थी, उनको न्यू नेशंस मिल रहे थे जस्ट लाइक इंडिया, ताकि वो ट्रेड बढ़ा सके, अपने देशों में जाके ट्रेड बढ़ा सके और जिस देश में वो जा रहे हैं उस देश का फायदा ले सके। और इसीलिए एक्चुअली वो लोग हमसे बहुत सारे ही देशों से बहुत जल्दी डेवलप बढ़े, क्योंकि उन्होंने पहले ही सब कुछ अलग अलग देशों में जाके अपना ट्रेडिंग या व्यापार चालू कर दिया था। ये बात थी, बाकी सारे देश आराम से रह रहे थे। तो जैसे इंडिया को इन्होंने ऑक्यूपाई किया ब्रिटिशर्स ने, उसी तरीके से गोरे लोगों ने, सिर्फ ब्रिटिशर्स ही नहीं, सारे जितने भी यूरोप के वाइट से अलग अलग देश है ना, यूरोप में भी ब्रिटिश जो अपना ब्रिटेन है वो एक अलग देश है यूरोप का, उसी तरीके से बहुत सारे देश थे यूरोप के जो कि 17-18 सेंचुरी में बाहर जा रहे थे। तो जैसे इंडिया को ब्रिटिशर्स ने अपना राज किया इंडिया पे, वैसे ही ये लोग जाके साउथ अफ्रीका में भी बस गए। साउथ अफ्रीका भी उनको कैसी कंट्री दिखी जहाँ पे भाई बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, बहुत सारे गोल्ड है, डायमंड है, मेटल की बहुत सारी वहाँ पे ये है माइंस हैं। तो उन्होंने भाई वहाँ पे काफी कुछ अपना प्रोस्पेक्ट देखा और वहाँ पे जाके बस गए इंडिया की तरह। तो वाइट यूरोपियंस जो थे उन्होंने ये अपार्थाइड सिस्टम साउथ अफ्रीका में लगाया। कहाँ लगाया? साउथ अफ्रीका में। किसने लगाया? वाइट यूरोपियंस ने लगाया, ठीक है। लेकिन इंडिया और साउथ अफ्रीका के दोनों के सिनेरियो में एक फर्क है। फर्क यह है कि जैसे इंडिया में अगर आप देखो तो वाइट्स या गोरे लोग यहाँ आके बसे नहीं, हम वो सिर्फ राज करने आए, वाइस रॉयज थे, अलग अलग राज किया हमारे ऊपर, और वो चले तो जाते थे अपने ही बाद में नेशन में, अपने देश में चले जाते थे। जब भी उनकी पोस्टिंग्स यहाँ पे होती थी उसके बाद वो अपने देश में चले जाते थे। लेकिन साउथ अफ्रीका में ऐसा नहीं था। साउथ अफ्रीका में वो वहां जाके बस गए थे, जो गोरे लोग हैं वो वहां पे जाके बस गए थे। अभी अगर आप क्रिकेट मैच वगैरह फॉलो करते हो, ठीक है, और आपने कभी साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया वाला जब मैच होता है वो अगर आपने देखा होगा और आपने अगर स्टेडियम को थोड़ा सा भी नोटिस किया होगा ना, अभी रिसेंट भी वर्ल्ड कप हुआ था, अगर आपने थोड़ा भी स्टेडियम को नोटिस किया होगा ना, तो आपने देखा कि साउथ अफ्रीका में व्हाइट्स भी हैं। ब्लैक्स तो है ही स्टेडियम में सपोर्ट के लिए, बट व्हाइट्स भी आते हैं। वो व्हाइट्स एक्चुअली साउथ अफ्रीकन ही हैं, वो वहीं जाके बस गए हैं और आज भी साउथ अफ्रीकन ही कहलाते हैं वो लोग। इवन जो हमारे इलॉन मस्क है वो भी एक्चुअली साउथ अफ्रीकन है, उनका जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ है। तो ये जो वहां के लोग थे वाइट यूरोपियंस, वो वहां पे आके बस गए, लेकिन इंडिया में लोग बसे नहीं। अब वो जैसे ही साउथ अफ्रीका में आके बस गए, पहली बात तो वो वहां नॉर्मली रहे नहीं कि भाई चलो हम तुम्हारे देश में आ रहे हैं तो हम तुमसे नीचे रहेंगे। मतलब एक होता है ना कि आप कहीं जा रहे हो, किसी के देश में जा रहे हो, तो आपको उनके लॉज, उनके तौर तरीके फॉलो करने चाहिए। वाइट्स ने एज यूजुअल वैसा नहीं किया। वो वहां गए और उन्होंने उन्हीं देशवासियों के ऊपर अपार्थाइड सिस्टम लगाया, यानी कि एक तो तुम हमारे देश में अलग से आए हो, ऊपर से हमें ही ऐसे ट्रीट कर रहे हो कि भाई तुम तो एकदम अनटचेबल हो, एकदम ही बेकार हो दिखने में, और जस्ट बिकॉज तुम हमारे तरफ गोरे नहीं हो तुम्हें हक ही नहीं है किसी भी चीज का। उनके साथ बहुत अत्याचार किए गए। तो जो नेटिव लोग हैं साउथ अफ्रीका के, वो तो ब्लैक ही हैं कलर में। 75% ऑफ पॉपुलेशन साउथ अफ्रीका की ब्लैक्स है, विच इज 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन इज ब्लैक। एंड ब्लैक्स के साथ ही कुछ मिक्स्ड लोग भी हैं। जैसे अफ्रीका में भी अगर आप देखोगे तो सिर्फ ब्लैक्स ही नहीं है, एक्चुअली अफ्रीका भी बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है जिसमें अलग अलग देश है, तो उसमें सिर्फ ब्लैक्स ऐसा भी नहीं है, कुछ मिक्स्ड लोग भी मिलेंगे, कुछ थोड़े से गोरे भी मिलेंगे। तो इस तरीके का वहाँ पे सिनेरियो है। जैसा इंडिया में है हर तरीके के आपको स्किन टोन्स मिलते हैं, वैसे ही अफ्रीका में कुछ मिक्स्ड रेस भी थे और कुछ कलर्ड इंडियंस भी थे, यानी कि इंडियंस भी थे जो वहाँ पे चले गए थे, या तो ब्रिटिशर्स लेके गए होंगे या तो इंडियंस खुद ही चले गए होंगे। तो इस तरीके से वहां पे और भी कलर्स के लोग थे जिनको एज इंफीरियर ट्रीट किया गया, एज इंफीरियर, यानी कि हम वाइट चमड़ी जो है वो सबसे सुपीरियर है, तुम सारे जितने भी हो जो गोरे नहीं हो तुम सब एकदम बेकार हो, एकदम ही यूजलेस हो। इस तरीके से उनको इंफीरियर की कैटेगरी में डाला गया। अब साउथ अफ्रीका में सिचुएशन बेसिकली यूरोपियंस वर्सेस कलर्ड पीपल हो गई कि भाई जितने भी कलर्ड हैं वहां पे अगर हम भी उस जमाने में जाते ना तो हम सबको भी बहुत गंदे तरीके से ही ट्रीट किया जाता। जस्ट बिकॉज तुम गोरे नहीं हो तो तुम्हें हक ही नहीं है कुछ करने का, ये तो कोई बात ही नहीं होती है। तो सिचुएशन वहां पे यूरोपियंस वर्सेस कलर्ड पीपल की हो गई थी। अपार्थाइड सिस्टम जो है वो बहुत ऑपरेसिव था टुवर्ड्स द ब्लैक्स एंड ऑब्वियसली अदर कलर्ड पीपल एज वेल। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि वहां पे कुछ एरियाज डिसाइड किए गए थे जो कि सिर्फ वाइट्स के लिए है या तो सिर्फ ब्लैक्स के लिए है। वहां पे भी
जो ब्लैक्स है वो कुछ कुछ एरियाज में जा ही नहीं पाते थे। मैं आगे दिखाती हूँ, ये देखिए इस टाइप का पोस्टर वापस आपके एनसीईआरटी में दिया है कि सिटी ऑफ डर्बन, राइट, और यहाँ पे बोला है कि अंडर सेक्शन 37 बीच बाय लॉज, यहाँ पे बेदिंग एरिया या जितना भी कुछ भी एरिया है इट इज रिजर्व्ड फॉर द सोल यूज ऑफ मेंबर्स ऑफ द वाइट रेस ग्रुप। ये तो सरेआम रेसिज्म हुआ। मतलब आप सोचो स्थिति कैसे हो गई होगी। मतलब कोई बाहर का गोरा आदमी यहाँ पे आता है अपने देश में, हमारी पब्लिक चीज़ों को इस्तेमाल करता है। पब्लिक चीज़ें मतलब वो किसी की चीज़ नहीं है, वो पब्लिक यूज़ कर सकती है। बीच हो गए, रोड्स हो गए, बाकी जितने भी हवा है, जो भी चीज़ें सारी पब्लिक है भाई, कोई भी यूज़ कर सकता है। अभी कल को जस्ट बिकॉज तुम गोरे हो इसलिए बोल देते कि नहीं तुम हवा ही मत लो, तुम ऑक्सीजन ही तुम डिजर्व ही नहीं करते, तुम बीच में मत जाओ क्योंकि तुम बीच डिजर्व नहीं करते, तुम यहाँ मत रहो क्योंकि तुम ये डिजर्व नहीं। और क्यों डिजर्व नहीं करते? जस्ट बिकॉज तुम डार्क हो स्किन कलर में, तो ये कोई बात नहीं होती। लेकिन अगेन गोरे लोगों ने वही किया, तो अपने ही देश में वो एक नौकर जैसे रहने लग गए थे। कौन? साउथ अफ्रीकन, जबकि उनका ही देश है और 75% ऑफ पॉपुलेशन वहां पे ब्लैक ही है। बहुत ज्यादा पार्शलिटी ब्लैक्स ने फेस की। फॉर एग्जाम्पल नॉन वाइट पीपल हैड नो वोटिंग राइट्स। जितने भी ब्लैक्स हैं और जो कलर्ड लोग हैं इंक्लूडिंग इंडियंस एंड ऑल, जो वाइट्स नहीं है, उन लोगों को ना ही कोई वोटिंग अधिकार मिला। जैसे मैंने कहा था वाइट्स वहां पे आके लोकल रूलर्स बन गए थे, यानी कि वो खुद आए और खुद ही वहां पे राज करने लग गए। उन्होंने पूछा ही नहीं किसी को कि भाई तुम मुझे इलेक्ट कर रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी नाम की तो कोई चीज थी ही नहीं, वोटिंग राइट्स नहीं थे। अगर कल को कोई बोल भी देता कि नहीं मैं इस चीज को स्वीकार नहीं करूंगा, तो उनको ऑब्वियसली उनकी पहली बात तो सुनी नहीं जाती, उसके बाद उनके ऊपर अत्याचार होते, फालतू में प्रिजन में डाल दिया जाता, बिल्कुल सुनी नहीं जाती। और अपने ही देश में, हमारे ही देश में ऐसा हो रहा है, मतलब साउथ अफ्रीका में। इतना ही नहीं, इसके अलावा दे कुड ओनली वर्क इन वाइट एरियाज विद अ परमिट। यानी कि एक तो उन लोगों ने ब्लैक एरिया एंड वाइट एरिया को सेपरेट कर दिया। मतलब एक ही घर है और उस घर को बोल दिया अब ये घर सिर्फ यहाँ पे गोरे लोग रह सकते हैं, इस घर में यहाँ इस घर में सिर्फ कलर्ड लोग रह सकते हैं, ब्लैक लोग रह सकते हैं। और फिर बाद में बोल दिया कि जो वाइट एरियाज हैं, जैसे कि अभी हमने पोस्टर में देखा था, कुछ बीच के एरियाज हैं जो कि सिर्फ वाइट रेस के लिए परमिटेड है। अगर ब्लैक्स को वहां पे जाना भी है कुछ काम करने, तो वो एक स्पेशल परमिट के साथ ही जा सकते हैं, नहीं तो उनको अलाउड ही नहीं है वहां पे जाना, जबकि उनका ही देश है ये। इसके अलावा ऑल पब्लिक फैसिलिटीज प्लेस्ड वर सेपरेट फॉर व्हाइट्स एंड कलर्ड। ब्लैक्स कुड नॉट इवन विजिट चर्चेस फॉर वर्शिप। बताओ वहां पे जो चर्चेस हैं वर्शिप के लिए, प्रेइंग के लिए, वहां पे भी उनको जाना अलाउड नहीं था। एंड दे कांट फॉर्म एसोसिएशंस और प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस। वो कुछ एसोसिएशन नहीं बना सकते, इसके खिलाफ मोर्चे नहीं लगा सकते, इसके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि वो जो है वाइट लोगों के लिए बहुत ही इंफीरियर लोग हैं। देवर सिमिलर टू, जैसे जस्ट लाइक हम नहीं कहते कि तुम्हें तो कुछ अधिकार ही नहीं है, इस तरीके का एकदम उन्होंने सिचुएशन बना दी थी। अब ये सब जो होता है, जब तुम किसी भी लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर या फिर ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर अगर तुम सेपरेट कर देते हो, तो इसको हम कहते हैं सेग्रीगेशन। तो वाइट यूरोपियंस ने बेसिकली वहां पे सेग्रीगेशन कर दिया था। वाइट्स का सब अलग, ब्लैक्स का सब ही अलग, और ब्लैक्स में मिक्स्ड रेस भी आ रही थी। अब 1950 तक 1950 तक ब्लैक्स, कलर्ड एंड इंडियंस दे फॉट अगेंस्ट दिस अपार्थीड सिस्टम, यानी कि वो लोग भी शांत नहीं रहे। 1950 तक उन्होंने बहुत ज्यादा लड़ाई की। आप खुद सोचो 17वीं शताब्दी में यूरोपियंस आए थे एंड 1950 में वो उन लोगों ने, मतलब बेसिकली 90s का जो दौर था, तब इन लोगों ने भी फाइट स्टार्ट किया। यानी कितने 300-400 साल तो उन लोगों को ऐसा था कि दे वर यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट एंड सेग्रीगेशन, कि 400 साल कोई अभी हमारे पे राज करेगा तो फिर हो जाता है ना कि हाँ हमें तो अब आदत सी है, तो वैसी हालत हो गई थी। लेकिन फिर भी 1950 तक जो कलर्ड थे उन्होंने फाइट किया अगेंस्ट दिस सेग्रीगेशन, रेसिज्म एंड अपार्थीड सिस्टम बेसिकली। दे ऑल्सो लॉन्च्ड मार्चेस एंड स्ट्राइक्स। उसके अलावा द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस विच इज ANC was the umbrella organization that led the struggle against the policies of segregation। तो जैसे यहाँ पे इंडिया में जैसे कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ था फ्रीडम स्ट्रगल और उन सब में, उसी तरीके से हर एक कंट्री के में कोई तो भी एक पार्टी रहती है जिसका बहुत बड़ा हाथ रहता है फ्रीडम दिलवाने में और बाद में कंट्री को आगे बढ़ाने में। तो उसी तरीके से साउथ अफ्रीका जो है, वहाँ पे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस विच इज ANC,
उनका बहुत बड़ा हाथ था ये सब फाइट करने में, उनको फ्रीडम स्ट्रगल दिलवाने में, और सारे जितने भी मोर्चे, स्ट्राइक्स या जो भी कुछ निकालना है अगेंस्ट वाइट लोग, तो इस पार्टी का बहुत बड़ा हाथ था वहां पे। इसके आगे क्या हुआ, अब इन्होंने जब इतने बड़े लेवल पे जब चीजें उठाई, जब अपार्थीड के अगेंस्ट बात की, तो ऑब्वियस है कि पूरा जो वर्ल्ड है वो भी इनकी तरफ देखने लग गया कि यहाँ पे क्या चल रहा है। अच्छा, आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि सिर्फ ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा सीरियस बात थी, क्योंकि साउथ अफ्रीका में इवन प्लेयर्स जो होते थे, जो ब्लैक प्लेयर्स होते थे, दे वर नॉट इवन अलाउड टू प्ले क्रिकेट, क्योंकि जो वाइट्स थे वो खुद को बहुत ज़्यादा सुपीरियर मानते थे। जेंटलमैन्स गेम की उपाधि दी गई थी पहले क्रिकेट को, तो वो लोग बोलते थे कि जो ब्लैक्स हैं वो जेंटलमैन है ही नहीं और उनको हम अधिकारी नहीं देते क्रिकेट खेलने का। तो इतने बड़े लेवल पे ये बात हो गई थी, और तब भी वर्ल्ड कप्स होते थे और वहाँ पे ब्लैक्स जो है वो अलाउड ही नहीं होते थे खेलने के लिए। आप सोचो कितनी बड़ी बात है, और आप रिप्रेजेंट कर रहे हो साउथ अफ्रीका को, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और हम ही नहीं खेल पाएंगे। तो थोड़ा मतलब सीरियस बात तो थी अपार्थीड वाला सिस्टम। तो इसके आगे अच्छा है कि इन लोगों ने आवाज़ उठाई। ANC जो है वो भी बहुत बड़ी बढ़ गई, बेसिकली अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है वहाँ की, वो भी तादाद में बढ़ गई। ANC ग्रू, वॉइसेस अगेंस्ट दिस अपार्थीड ग्रू, अपार्थीड के अगेंस्ट जो वॉइस है वो भी बढ़ी। इसके अलावा अब गवर्नमेंट को समझा कि अब दे कैन नो लॉन्गर कीप ब्लैक्स अंडर द रूल ऑफ रेप्रेशन, यानी कि वो अब ब्लैक्स को अपने अंडर नहीं रख सकते। यहाँ पे मैं वापस याद दिला दूं, रूलर्स जो हैं वो वाइट्स थे। रूलर्स खुद ब खुद आके वहाँ के लोकल रूलर्स बन गए थे, किसी ने उनको इलेक्ट नहीं किया था, खुद ब खुद आ गए और बोला कि आज मैं तुमको रूल कर दूंगा। इस तरीके से वहाँ पे सिस्टम चल रहा था। अब जितने भी डिस्क्रिमिनेटिंग लॉज थे वाइट्स ब्लैक्स के खिलाफ, वो रिप्लेस कर दिए गए। वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज, मीडिया और जितना भी ये सब है, इन सब के ऊपर भी बैन लग गया था। न्यूज़ लेटर्स वगैरह सबके ऊपर बैन लग गया था, क्योंकि अगर ये लोग बैन नहीं लगाते, सो कॉल्ड वहाँ के रूलर्स, वाइट रूलर्स अगर बैन नहीं लगाते, तो फिर वहाँ पे वो कहते ना कि और भी ज़्यादा लोग जुड़ जाते अगेंस्ट दिस अपार्थीड सिस्टम। उनको ये रोकने के लिए मीडिया पे बैन लगा दिया, न्यूज़ लेटर्स पे बैन लगा दिया, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं तुम फॉर्म कर सकते। तो इसके ऊपर जो बैन थे वो भी हट गए, क्योंकि लोग बढ़ गए, अपार्थीड के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा बातें होने लग गई। और सिर्फ साउथ अफ्रीका में ही नहीं, बाद में तो पूरा वर्ल्ड इनके ऊपर बोलने लग गया कि आप जो कर रहे हो ये गलत है। गोरे लोगों को बोलने लग गया कि आप जो कर रहे हो वो गलत है। फाइनली एट मिडनाइट 26 अप्रैल 1994, the new national flag of the Republic of South Africa was unfurled, making the era of a newly born democracy in the world। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है। फाइनली 26 अप्रैल में साउथ अफ्रीका का नया फ्लैग आया एंड एक नई डेमोक्रेसी का जन्म हुआ इस दुनिया में। यानी कि अब साउथ अफ्रीका खुद को डेमोक्रेटिक बोल रही थी, यानी कि जो वाइट यूरोपियंस थे वो भी फाइनली ANC के सामने झुक गए। उन्होंने कहा कि हाँ, हमने गलत किया और अब हम दोनों मिलके डेमोक्रेसी लेके आएंगे साउथ अफ्रीका में। यहाँ पे अगेन नोट करने वाली बात यह है कि जो वाइट यूरोपियंस थे वो वापस लौट के गए नहीं, क्योंकि इतने सालों 400-500 तो साल हो गए उनको अफ्रीका में, तो अब वो साउथ अफ्रीका में ही बस गए थे। इसीलिए आज भी जब हम स्टेडियम वगैरह में मैच देखते हैं तो जो हमें वाइट्स दिखते हैं वो साउथ अफ्रीकन ही हैं। उनको जाके यूरोपियंस मत बोल देना, वो साउथ अफ्रीकन ही हैं। नेशनैलिटी, एथनिसिटी उनकी, एथनिसिटी अलग है, नेशनैलिटी उनकी वही साउथ अफ्रीकन है। और बहुत पहले से साउथ अफ्रीका में आके बस गए, तो वो लोग तो कहीं गए नहीं, वो वहीं पे थे। तो आफ्टर 28 years of imprisonment, नेल्सन मंडेला was freed and became first president of South Africa। जैसे यहाँ पे महात्मा गांधी जी के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा की जाती है, उनकी भी बहुत बड़ा एक रोल था हमें फ्रीडम दिलवाने में, उसी तरीके से नेल्सन मंडेला जो है उनका बहुत बड़ा रोल था अफ्रीका को फ्रीडम दिलवाने में। उनकी भी जो फिलॉसफीज हैं नेल्सन मंडेला की, वो वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, फेमस है। जिस तरीके से गांधी की फिलॉसफी है, गांधीनियन फिलॉसफी कहते हैं, उसी तरीके से नेल्सन मंडेला की भी फिलॉसफीज बहुत स्ट्रांग है और सारे ही लोग इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज नाउ मल्टीरेशियल, यानी कि पहले तो गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज ओनली कंप्राइज्ड ऑफ वाइट्स, क्योंकि वहाँ पे वाइट्स खुद ही आके रूल करने लग गए। लेकिन अब जो कि ब्लैक्स ने भी अपनी आवाज़ उठा ली, उनके साथ जो मिक्स्ड रेस थी, मिक्स्ड रेस मतलब दोनों के रेस के बीच के जो काफ़ी बार बच्चे होते हैं उनको मिक्स्ड रेस कहते हैं, ठीक है। कभी कभार मम्मी वाइट है, डैड ब्लैक है, या फिर वाइस वर्सा
डैड वाइट है, मॉम ब्लैक है, तो जो बच्चा बनेगा वो मिक्स्ड रेस बनेगा, राइट। तो जो मिक्स्ड रेस लोग हैं उन्होंने भी आवाज उठाई थी। तो अब जो उनकी गवर्नमेंट है ये अब वाइट नहीं रही, ये मल्टी रेशियल, यानी कि हर रेस के लोग इनकी गवर्नमेंट का हिस्सा थे। इसके अलावा ब्लैक लीडर्स जो वहां पे थे, एएनसी वगैरह के जो ब्लैक लीडर्स थे, उन्होंने अपनी जनता से, स्पेशली ब्लैक जनता से ये दरखास्त किया कि आप वाइट्स को माफ कर दो, आप उनके एट्रोसिटीज जो भी उन्होंने कमिट किए हैं उनको माफ कर दो, उनको फॉरगिव करो, क्योंकि अब हम फाइनली एक न्यू साउथ अफ्रीका की तरफ बढ़ रहे हैं। और अभी वही गिले शिकवे रखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वाइट्स वापस तो भाई यूरोप में जाते नहीं, उनको वहां पे जाके आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है कि हम यहाँ के हैं कि कहाँ के हैं, तो वो तो वैसे भी जाने नहीं वाले। तो अब कोई ग्रुप अगर जाने ही नहीं वाला है, उसी देश में बस गया है, तो फिर वो एट्रोसिटी और वो सब रिग्रेट और जो भी है गिले शिकवे रखने का भी कोई मतलब नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था जो ब्लैक लीडर्स ने या फिर जो एएनसी ने किया कि भाई उनको माफ कर दो और अब एक न्यू कंट्री का हम करते हैं यहाँ पे, मतलब एक न्यू कंट्री को हम जन्म देते हैं। अच्छा, इसके आगे हम देखते हैं कि ऑल दीज थिंग्स एक्चुअली लेड टू अ कॉन्स्टिट्यूशन। सो नाउ स्टेप्स टूवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन क्या था। बेसिकली अब जो लीडर्स थे साउथ अफ्रीका के, बीट एनीवन, बीट वाइट और ब्लैक, एनी लीडर, उनको भी अभी बस हो गया था कि बस करो यार अब, है ना, इस टाइप का। तो जितने भी लीडर्स थे साउथ अफ्रीका के, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रेसेस, दे ऑल वांटेड साउथ अफ्रीका बेस्ड ऑन इक्वालिटी टू ऑल रेसेस, जेंडर्स, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स। अब कोई भी लीडर जो था वो ये नहीं चाहता था कि भाई यहाँ पे इनइक्वालिटी हो ऑन द बेसिस ऑफ एनीथिंग, रेस हो, जेंडर हो, डेमोक्रेटिक वैल्यूज ही ना हो, यानी कि भाई हम इलेक्ट ही ना कर पाए, ऐसा सब उनको नहीं चाहिए था। लोगों को जस्टिस मिले भले ही उनका स्किन कलर कुछ भी हो, और ह्यूमन राइट्स, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, वो भी हर इंसान को प्राप्त हो। तो इस गोल के तरफ एक्चुअली लीडर्स बढ़ा रहे थे अपना साउथ अफ्रीका। द पार्टी दैट रूल्ड थ्रू ऑपरेशन, यानी कि जिस पार्टी ने, बेसिकली वहां पे ऐसे कोई पार्टी नहीं थी, लोकल रूलर्स थे, बट स्टिल एक नेशनल पार्टी थी वहां पे साउथ अफ्रीका में, जो कि वाइट्स, बहुत उसमें वाइट्स थे। तो बोल सकते कि उन्होंने अफ्रीका के ऊपर बहुत बहुत बेकार तरीके से, मतलब बहुत अच्छे तरीके से नहीं रूल किया, अपार्थाइड वगैरह लाया और बहुत ब्रूटल किलिंग्स भी किए वहां पे जस्ट बिकॉज दे वर ब्लैक्स। तो जो एनपी, जो वहां की पार्टी थी एनपी, दे डिड ऑल द ब्रूटल किलिंग्स, और जो फ्रीडम स्ट्रगल वाली पार्टी थी वो थी एएनसी, विच इज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो बेसिकली यहाँ पे जिसने ऑपरेशन किया लोगों के ऊपर और जो ऑपरेस्ड था उस ऑपरेशन के कारण, वो दोनों ही बैठ के एक टेबल में डिस्कस कर रहे थे कि अब हम कैसे एक नए साउथ अफ्रीका की नींव रखेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है बेसिकली। So together they decided that in search for a solution, no one should be excluded or treated as a demon. यानी कि to find a solution, इन सारे प्रॉब्लम्स का solution निकालने के लिए हम किसी भी इंसान को exclude नहीं करेंगे और उसको एक राक्षस जैसे ट्रीट नहीं करेंगे जिस तरीके से पहले whites वहां पे blacks को ट्रीट कर रहे थे। Everybody should become a part of the solution. तो ये सब जितनी भी बात की है ये एक्चुअली हमें साउथ अफ्रीका के प्रियम्बल में देखने को मिलता है। तो चलिए देख लेते हैं साउथ अफ्रीका का प्रियम्बल। तो साउथ अफ्रीका का प्रियम्बल कुछ इस तरीके से है। प्रियम्बल बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का एक फर्स्ट पेज होता है, ऐसा कह सकते हैं। ये एक सार होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि समरी होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस कंट्री का वो किस चीज के ऊपर बात कर रहा है, कौन से राइट्स लोगों को दी जा रही है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने का तो टाइम इतना नहीं रहता लोगों के पास, तो लोग हमेशा प्रियम्बल पढ़ते हैं, यानी कि पहला पन्ना पढ़ते हैं, और उससे लोगों को मालूम चल जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका का है कि वी द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका रिकॉग्नाइज द इनजस्टिसेस ऑफ आवर पास्ट, ऑनर दोज हु सफर्ड फॉर द जस्टिस एंड फ्रीडम इन आवर लैंड, एंड बहुत सारी चीजें यहाँ पे प्रियम्बल में लिखी हुई है। तो ये वाला जो साउथ अफ्रीका का प्रियम्बल है ये आप आराम से विस्तार में बैठ के पढ़िए, क्योंकि एक्चुअली बहुत अच्छा है। उसके पीछे मैं रीजन बताती हूँ। क्योंकि टिल 1994 साउथ अफ्रीका वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक country to be ever seen by the world, and after 1994 जैसे ही उन्होंने सारी कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो गई उनकी, उसके बाद से
साउथ अफ्रीका जो है उसको एज अ मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी देखा गया। एंड इनका भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है जो वर्ल्ड ने देखा है। अपना भी बहुत अच्छा है, उसी तरीके से साउथ अफ्रीका का भी बहुत अच्छा है। एंड टुगेदर साउथ अफ्रीकन्स ये चीज प्रॉमिस करते हैं कि टुगेदर टू ट्रांसफॉर्म बिटर एक्सपीरियंसेस इनटू द बिल्डिंग ग्लू फॉर अ रेनबो नेशन, यानी कि वो खुद को एक रेनबो नेशन बनाने के लिए एक गोल रखते हैं सारे साउथ अफ्रीकन्स। तो ये जो प्रियम्बल है साउथ अफ्रीका का ये भी बहुत खूबसूरत है, इसको जरूर आप पढ़ना। बट ये सब देखने के बाद भी डाउट तो हमारा गया ही नहीं है। हमारा डाउट यही था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए हमें, ये सारे रूल्स, ये किताब, ये रूल बुक क्यों चाहिए हमें। ये तो हमने कहानी देख ली, पर उत्तर क्या है, क्यों, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान क्यों चाहिए। तो यहाँ पे अगेन हम समझते हैं साउथ अफ्रीका से। तो साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, ये जब बना रहे थे तो क्या बहुत इजी था सब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कि हाँ चलो राइट्स की बात हो रही है, तुम्हारा पक्ष सुन लिया, लिख लिया, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन बनता है? ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं बनता है। तो कितने सारे लोग हैं कंट्री में जो बात करते हैं। तो जैसे इंडिया में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, क्यों, इसका रीज़न तो सभी लोग जानते हैं। यहाँ पे अलग अलग रिलीजन है, अलग स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स की अलग कल्चर है, अलग रीजन के अलग कल्चर है, अलग भाषाएं हैं, अलग तौर तरीके हैं लोगों के रहने के, सहने के, जो भी करने के। तो इन सब के कारण इंडिया का भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत डिफिकल्ट था। और वैसा ही सेम था कंडीशन, सिमिलर था, सेम नहीं कह सकते, सिमिलर कंडीशन था साउथ अफ्रीका की भी। इसीलिए हमें चैप्टर में साउथ अफ्रीका की कहानी है और किसी कंट्री की नहीं है, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने जो जो चीजें फेस की, काइंड ऑफ सिमिलर चीजें इंडिया ने भी फेस की। इसीलिए काइंड ऑफ कहते हैं अरे भाई तुमने भी ये किया, हमने भी ऐसा ही फेस किया। तो उस तरीके का भाईचारा भी है हम दोनों कंट्रीज के बीच। तो इसीलिए हम देखते हैं कि साउथ अफ्रीका में भी क्यों जरूरत थी कॉन्स्टिट्यूशन की। जैसे ही ये समझ जाएगा तो फिर समझ जाएगा इंडिया में क्यों जरूरत पड़ी इस कॉन्स्टिट्यूशन की, किसी भी देश में कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत ही क्यों रहती है। तो जैसे साउथ अफ्रीका में भी द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड वर प्लानिंग टू लिव एज इक्वल्स, इट वॉज नॉट ईजी टू ट्रस्ट ईच अदर। खुद सोचो ना, अगर कोई आपको बुली कर रहा है, सपोज कोई कर रहा है, वैसे तो अगर कोई कर रहा है तो आपको कंप्लेंट दर्ज करनी चाहिए कि राइट है, कोई बुली नहीं कर सकता फालतू में, ठीक है। तो अगर आपको कोई बुली कर रहा है और बाद में जो बुली हो रहा है ये दोनों ही एक दिन बोलते हैं कि नहीं हम दोनों बराबर है और हम दोनों बराबर में जिएंगे, कैसे पॉसिबल है। जो बुली कर रहा है वो हमेशा ही जिसको बुली किया जा रहा है उसको हमसे नीचे ही देखेगा, और जो बुली हो रहा है वो हमेशा खुद को ऐसे सोचेगा कि नहीं मैं तो शायद इस लायक ही नहीं हूँ, वो मुझसे ऊपर है। यही तो बात होती है, खुद ह्यूमन साइकोलॉजी है ये तो ये ना हो, इसीलिए कुछ चीजें हमने इंश्योर की, उन साउथ अफ्रीकन से कुछ चीजें इंश्योर की। सबसे पहले ब्लैक्स जो थे वहां मेजॉरिटी में थे, ब्लैक मेजॉरिटी वर ईगर टू इंश्योर दैट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल वॉज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड, यानी कि डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी जो बोलती है उन्हीं की सुनी जाती है, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जैसे व्हाइट्स ने ये चीज कॉम्प्रोमाइज की, व्हाइट्स खुद ही का चलाते थे, इवन दो वो कितने कम थे नंबर में, इतने से व्हाइट्स थे और पूरी कंट्री को उन्होंने रूल कर दिया, इतने सारे ब्लैक्स थे, हो नहीं पाया कुछ। तो ऐसे मेजॉरिटी रूल जो है वो अब कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। दे वॉन्टेड सब्सटैंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, हमें भी सब्सटेंशियल और इकोनॉमिक राइट्स मिलने चाहिए जैसे व्हाइट्स को मिल रहे हैं। व्हाइट मेजॉरिटी वाज ईगर टू प्रोटेक्ट इट्स प्रिविलेजेस इन प्रॉपर्टी, एक्चुअली व्हाइट लोग वहां बसे क्योंकि उनके पास बहुत सारे प्रिविलेजेस थे। ये जो पूरी मेटल्स, गोल्ड, डायमंड सब कुछ वहां पे है साउथ अफ्रीका में, अफ्रीकन लैंड बहुत ज्यादा फर्टाइल है इन सब चीजों के लिए। तो उन लोगों को वो सब प्रिविलेजेस उनके छोड़ने नहीं थे, उनको अपना घर नहीं छोड़ना था, उनको अपना लैंड नहीं छोड़ना था वहां पे। साउथ अफ्रीका में तो वो जाके बहुत अमीर हो गए थे, वापस कहीं अपने देश में चाहते, इतने से कबूतर खाने में रहते वापस जाके। तो ये सब उनको छोड़ना नहीं था। तो फाइनली क्या हुआ, फाइनली बोथ द पार्टीज एग्री टू अ कॉम्प्रोमाइज। तो अब देखते हैं क्या कॉम्प्रोमाइज के ऊपर एग्री किया गया। व्हाइट्स जो थे, व्हाइट्स एग्री टू फर्स्ट द प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल एंड दैट 1 पर्सन 1 वोट, यानी कि मेजॉरिटी रूल की सुनी जाएगी, 1 पर्सन 1 वोट होगा। उसके बाद एक्सेप्टेड बेसिक राइट्स ऑफ द पुअर एंड द वर्कर्स, जो बेसिक राइट्स है पुअर के और वर्कर्स के वो भी सुने जाएंगे। ऐसा नहीं कि बस रिच की सुनी जाएगी और व्हाइट्स की सुनी जाएगी, ये अब नहीं चलेगा।
ब्लैक्स ने भी क्या एग्री किया, ब्लैक्स ने ये एग्री किया कि द मेजॉरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट रूल, क्योंकि काफी बार क्या होता है मेजॉरिटी मॉब मेंटालिटी लेके आ जाती है कि भाई हम जो करें हम ही सही है सही है सही, ये भी नहीं चलेगा। अगर व्हाइट्स माइनॉरिटी में है तो माइनॉरिटी की भी सुनी तो जाएगी, फिर डिसाइड किया जाएगा कि कौन सही है। तो ब्लैक्स का भी जो मेजॉरिटी रूल है वो भी कोई एब्सोल्यूट नहीं रहेगा। द मेजॉरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ द व्हाइट माइनॉरिटी, यानी कि गुस्से गुस्से में ब्लैक्स जो है वो सेम अत्याचार व्हाइट्स पे भी नहीं करेंगे जैसे व्हाइट्स ने किया। वो कहते हैं ना टू रॉन्ग्स डजंट मेक अ राइट, अगर उन्होंने ऐसा हमारे साथ किया वापस हम भी उनके साथ ये कर दें तो फिर दोनों पार्टीज में डिफरेंस क्या होगा। हम इसीलिए अच्छे होते हैं ना क्योंकि हम वापस वैसा नहीं करते, हम सोचते हैं कि चलो कर्मा देख लेंगे। उसी तरीके से इनकी भी विचारधारा वैसी ही थी, तो इन्होंने भी यही सोचा कि हम उनकी प्रॉपर्टी या उनको वैसा नहीं ट्रीट करेंगे जैसे व्हाइट्स ने हमारे साथ ट्रीट किया। तो बेसिकली इतनी सारी चीजों के ऊपर बात की और इतनी सारी चीजों के ऊपर उन्होंने एग्री किया। लेकिन अभी आप एक बात बताओ, सिर्फ कोई बातों बातों से क्या समझ आ जाता है कि क्या हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि इंसान को जस्ट बिकॉज वो बोल रहा है कि वो ये सब चीजें मानता है? नहीं कर सकते, कहीं पे भी नहीं कर सकते। तो how were these changes implemented? What was the guarantee that the trust will not be broken? क्या गारंटी है कि तुम सिर्फ ये बोल नहीं रहे हो और तुम दिल से मानते हो इस चीज को और तुम इस चीज को बाद में भी स्वीकार करोगे, तुम मुकर तो नहीं जाओगे बाद में? ये सब चीजें हम क्यों बोलते हैं? जैसे जिंदगी में भी अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करो तो जो बड़े लोग हैं वो काफी बार आपको सीख नहीं देते कि ये लिखित में लेके आओ, या फिर स्कूल में कुछ हो जाता है तो क्यों बोलते हैं कि डायरी लाओ, हम डायरी में लिखते हैं आपके बारे में कि भाई होमवर्क नहीं किया था। वो क्यों? क्योंकि वो एक रिटन रिकॉर्ड रहता है कि वो बात हुई है, ऐसा ऐसा मैंने बोला है। क्योंकि लोग तो मुकर जाएंगे कि मैंने तो ये चीज बोली ही नहीं, कहाँ कौन सा सीसीटीवी है जो यहाँ रिकॉर्ड कर रहा है। इसीलिए बातों को लिखा जाता है। इसीलिए द ओनली वे टू बिल्ड एंड मेंटेन अ ट्रस्ट इन सच अ सिचुएशन इज टू राइट डाउन सम वैल्यूज और रूल्स ऑफ द गेम दैट एवरीवन वुड अबाइड टू, यानी कि इसलिए रूल्स लिखा करो ताकि सिर्फ ये बात करने की बात नहीं है, कोई मुकर नहीं सकता बाद में। These rules lay down the rulers are to be chosen in the future। ये जो रूल्स हैं वो रूलर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो उन्हीं रूल्स के साथ कंट्री को आगे रूल करने वाले हैं, जो भी रूलर्स आगे आते हैं। These rules also determine what the elected government are empowered to do and what they cannot। ये रूल से ये भी समझ आता है कि सरकार कौन सी चीजें कर सकती है और कौन सी चीजें नहीं कर सकती है। सरकार अपनी मर्जी से चीजें नहीं कर सकती, अगर करती है तो फिर बहुत बड़े स्ट्राइक और ऐसी चीजें हो जाती है रोड पे। फाइनली देयर रूल्स डिसाइड द राइट्स ऑफ द सिटीजन। फाइनली जो रूल्स हैं वो जो जनता है उनके अधिकार देती है। These rules will work only if the winner cannot change them easily। रूल्स काम करेंगे अगर रूलर नहीं मान रहे हैं तो, एंड रूल्स के बाद में जो है रूलर भी बदले जा सकते हैं अगर कोई भी रूल का पालन नहीं हो रहा है तो इसीलिए साउथ अफ्रीका एग्रीड ऑन सम बेसिक रूल्स दैट विल बी सुप्रीम एंड नो गवर्नमेंट कैन इग्नोर दीज सेट ऑफ रूल्स। कोई भी सरकार इन रूल्स का पालन नहीं करती है, ऐसा नहीं चलता। ये सेम चीज हर कंट्री में एक्चुअली है, चाहे वो इंडिया हो, यूएस हो, कोई भी ब्रिटेन हो, कोई भी कंट्री ले लो आप, हर जगह कॉन्स्टिट्यूशन तो होता ही है ताकि ये जो सेट रूल्स है हमारे पास, जो रिटन रूल्स हैं, इसका पालन होना ही चाहिए। एंड ये जो रूल्स हैं इन्हीं रूल्स को हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, संविधान बोलते हैं। यही है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक सेट ऑफ रिटन रूल्स होते हैं दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर कंट्री। जैसे रूल्स की बात की थी तो जितने भी रूल्स हैं वो सारे ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे जाते हैं और जितने भी लोग हैं कंट्री के, जितने भी हैं, वो सारे इस संविधान को एक्सेप्ट करते हैं। Constitution is the supreme law that determines the relationship among people living in a territory, which is known as the citizen, and the relationship between the people and the government। यानी कि संविधान जो है ये एक सुप्रीम लॉ है, इसके आगे कोई नहीं है। गवर्नमेंट को भी, सरकार को भी इसकी बातें तो सुननी पड़ेगी, संविधान को फॉलो करना ही पड़ेगा। संविधान सिर्फ यही लॉ नहीं बताता या राइट्स नहीं बताता, संविधान एक रिश्ते को बताता है जो कि लोगों की सरकार के साथ है और लोगों की उस नेशन या उस देश के साथ है। तो ये ऐसे रिश्ते को ही बताता है कि भाई लोगों का सरकार के साथ रिश्ता कैसा है।
अगर तुम्हारे राइट्स अच्छे नहीं है, यानी कि लोगों का सरकार के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, तुम्हारा संविधान अच्छा नहीं है। लेकिन अगर लोगों को बहुत सारे अधिकार है, बहुत सारे राइट्स हैं, यानी कि उनका रिश्ता सरकार के साथ अच्छा है और तुम्हारा संविधान अच्छा है। तो जैसे हमारा भी जो संविधान है इंडिया का, भारत का जो संविधान है, वो एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में से एक है। यह मैं भारतीय हूँ इसलिए नहीं बोल रही हूँ, ये एक्चुअली है वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। और हमारी जो डेमोक्रेसी है वो भी वन ऑफ द बेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की, ठीक है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन और क्या बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन और भी चीजें बताता है। इट लेज डाउन a framework defining fundamental political principles, establishes the structure and procedures, powers and duties of the government, sets out fundamental rights, directive principles and duties of the citizen। यानी कि इस चीज से आपको समझा क्या, संविधान सिर्फ इतना ही एक रिश्ते को नहीं बताता कि भाई लोगों का सरकार के साथ रिश्ता नाता कैसा है, इतना ही नहीं, वो एक फ्रेमवर्क देता है, एक आउटलाइन देता है, एक गाइड के तरह काम करता है फॉर द गवर्नमेंट एज वेल, सरकार के लिए भी, कि कौन से पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स को ध्यान रख के सरकार को काम करना है, कौन से प्रोसीजर्स जो है गवर्नमेंट को लेने होते हैं किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, जो भी प्रोसीजर गवर्नमेंट लेना चाहती है। पावर एंड ड्यूटी जो है गवर्नमेंट की क्या होती है, कौन से पावर में गवर्नमेंट जो है पावर प्ले अगर करना भी चाहिए तो कौन से पावर गवर्नमेंट के पास होते हैं, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है या ड्यूटी होती है गवर्नमेंट के पास। ऐसे नहीं कि कोई ड्यूटी नहीं है और गवर्नमेंट का कोई से नहीं है, गवर्नमेंट घुस रही है उस मैटर में, ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट की अगर ड्यूटी होती है तब भी वो काम करेगी। एंड सेट्स आउट फंडामेंटल राइट्स, जो एक फंडामेंटल अधिकार होते हैं लोगों के, वो भी जो है संविधान हमारा बताती है। इसके अलावा लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लोगों की, हमारे जो नागरिक होते हैं किसी भी देश के, उनकी क्या ड्यूटी होती है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है देश के प्रति ही, वो भी संविधान में लिखा जाता है। ऐसा नहीं बोल सकते कि सब कुछ सरकार करेगी, कुछ जिम्मेदारी होती है जो कि देश के प्रति लोगों को निभानी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें एक्चुअली संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाता है। तो जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक्चुअली तो बहुत मोटी किताब होती है ये, यहाँ पे मैंने एक फोटो डाली है, इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होता है, बहुत मोटी किताब होती है ये। इसमें सारे रूल्स, हर चीज को लेके रूल या लॉ जो है वो लिखा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली हर देश का ही रहता है। यूएस का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया है, यानी मतलब यूएस ने उन लोगों का किया है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस के लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को लिया है। तो जितने भी लोग हैं, जितनी भी कंट्री हैं, उन सभी के पास कॉन्स्टिट्यूशन रहता है। पर यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन जैसे आप पढ़ोगे उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जितने भी देश हैं दुनिया के सबके पास कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, लेकिन जिन जिन देशों के पास कॉन्स्टिट्यूशन रहता है जरूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक हो, राइट। यानी कि संविधान तो हर देश के पास रहता है, लेकिन जिन भी देशों के पास संविधान है जरूरी नहीं है कि वो लोकतंत्र को फॉलो करें, लोकतंत्र को स्वीकार करें, लोकतंत्र को माने। ऐसे तो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के पास भी था जब जनरल परवेज मुशर्रफ जी आए थे, लेकिन उन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दिया था पाकिस्तान का, तो और वो तो डिक्टेटर भी थे, तो ऐसा कैसा, फिर ये तो लोकतंत्र फॉलो ही नहीं कर रहे थे, फिर भी उनके पास संविधान था। तो इसीलिए संविधान तो होता है देशों के पास, बस जरूरी नहीं है जिसके भी पास संविधान है वो लोकतंत्र को प्रैक्टिस करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। अब हम देख लेते हैं कि रोल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यानी कि एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये काफी बार क्वेश्चन में भी आ सकता है, और दूसरी चीज ये है कि ओवरऑल भी कॉन्स्टिट्यूशन का रोल क्या है, क्यों होता है कॉन्स्टिट्यूशन, क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान करता क्या है। सबसे पहले इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। सबके पास अगर एक जैसे अधिकार हो तो सबसे पहले तो यहाँ पे ट्रस्ट होता है कि भाई रिटन चीज है, इसको छोड़ के तो तुम कुछ बोल नहीं सकते, तुम मुकर नहीं सकते अपनी चीजों से। जैसे हमने साउथ अफ्रीका के केस में देखा, मुकर नहीं सकते, कोई चीज लिखी गई है तो वो लिखी गई है। नोट्स की बात कर लो, आप जब स्कूल में जाते हो और नोट्स लिख के आते हो और कोई आपको पूछेगा कि आज आप स्कूल गए थे, तो आपके पास ये सबूत रहता है ना कि हाँ मैं गया था, देखो मैंने क्लास वर्क कॉपी कंप्लीट किया, मैंने ये नोट्स बनाए थे। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे और सिर्फ मुंह से बोलोगे कि हाँ मैं स्कूल गया था, पर नोट्स तो याद नहीं खाए, तो फिर लोग विश्वास नहीं करते कि आप सच में स्कूल गए थे उस दिन या फिर नहीं गए थे। तो जो भी चीज लिखी जाती है उसमें एक डिग्री ऑफ ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट करते हैं लोग लिखी हुई चीजों में, तो इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन अमंग पीपल।
Second, it specifies how the government will be constituted, who will have the power to take which decisions. गवर्नमेंट के लिए भी ट्रस्ट होता है कि भाई पता है कि गवर्नमेंट कौन से डिसीजन ले सकती है, कितनी पावर गवर्नमेंट के पास है और कौन से डिसीजंस जो है वो गवर्नमेंट ले सकती है. थर्ड, इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट राइट्स डू द सिटीजंस हैव. यानी कि ये पावर जो है गवर्नमेंट की उसको भी लिमिट करती है, उसको एक दायरे में रखती है कि भाई बस इतनी ही है तुम्हारे पास अब पावर, इसके आगे मत जाओ, इसके आगे जाओगे तो फिर वो डिक्टेटरशिप हो जाती है. इतनी ही तुम्हारे पास जो है पावर है डेमोक्रेसी में, गवर्नमेंट के पास भी. और जो बाकी राइट्स हैं वो सिटीजन के पास राइट्स हैं, बाकी राइट्स अब तुम्हारे पास नहीं, अब वो नागरिक के अधिकार हो जाते हैं. फोर्थ, it expresses the aspirations of the people about creating a good society. अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन हमारा देखोगे तो इतनी ब्यूटीफुली लिखा है ना कि एक्चुअली हम खुद भी अपने आप एक जिम्मेदारी ले लेते हैं कि यार जैसी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं उसी तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी वैसा ही नागरिक बनूं और आगे अपने देश को भी वैसा ही बनाऊं. तो इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस एस्पिरेशंस फॉर द पीपल इन क्रिएटिंग अ ब्यूटीफुल या फिर गुड सोसाइटी. तो अब हम बात कर लेते हैं मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. भारतीय संविधान किस तरीके से बना, कैसे बना. सबसे पहले तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए भी बहुत सारे चैलेंजेस थे. जस्ट लाइक साउथ अफ्रीका, सिमिलर टू साउथ अफ्रीका, इंडिया में भी बहुत सारे चैलेंजेस आए थे. मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वॉज नॉट ईजी. ऑब्वियसली वो ईजी काम नहीं था. अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं. एक तो बंटवारा हमारा अलग हो गया, उसके ऊपर मतलब करेले पे नीम चढ़ गया वैसे कहते हैं, मतलब वैसे बुरा हो रहा था, ऊपर से और भी बुरा हो गया, बंटवारा हो गया. तो इतनी सारी चीजें हो रही थी. तो एक कॉन्स्टिट्यूशन जो कि सारे देश को एक लेके आए, एक कर दे, वो इजी नहीं था. इनफैक्ट जो हम जब आज़ाद हुए, जब हमारा बंटवारा हुआ तो अलग अलग स्टेट्स की भी अलग अलग मांगे थी. कोई लोग हिंदी के खिलाफ थे, कोई हिंदी के साथ थे, कोई बोल रहा था नहीं हमें सिर्फ इंग्लिश चाहिए. ऐसी बहुत सारी और भी चीज़ें थी, सिर्फ बंटवारा ही एक चीज़ नहीं थी, और भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी. तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन उस दौरान लाना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी और बहुत डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस थी. उसके अलावा इंडिया वॉज इमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट्स टू दैट ऑफ सिटीजन. अभी तक तो हम कभी किसी राजा की प्रजा बने, तो कभी हमारे ऊपर मुगलों का राज हुआ, तो उसके बाद हमारे ऊपर ब्रिटिश राज हुआ, तो हम हमेशा ना लोगों के सब्जेक्ट से बन के रह गए. अनफॉर्चुनेटली हम सब्जेक्ट्स बन के रह गए. लेकिन ये पहली बार हो रहा था कि अब हम सब्जेक्ट्स नहीं थे किसी के, हम एक नागरिक थे एक देश के. ये हमारे लिए भी एक पहली बार था. तो वैसे ही इंडिया वॉज इमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट्स टू दैट ऑफ सिटीजन. तो अब सिटीजन कैसे बर्ताव करते हैं ये कहीं ना कहीं लोगों को मालूम ही नहीं था, और अभी भी हम सीख ही रहे हैं. जैसे डेमोक्रेसी के चैप्टर में भी हमने देखा कि रातों रात कोई भी कंट्री एकदम से अच्छी नहीं हो जाती. लोगों का भी काम होता है अच्छा बनने का और अच्छी चीजें लाने का, तब जाके सोसाइटी जो है अच्छे तरीके से फॉर्म होती है. तो आज भी हम सीख ही रहे हैं कि हम एक अच्छे सिटीजन कैसे बने. इंडिया वॉज बॉर्न थ्रू अ पार्टीशन बेस्ड ऑन रिलीजियस डिफरेंसेस. एक तो बंटवारा भी हो रहा था क्योंकि रिलीजन अलग था, तो बंटवारा की कहानी अलग थी हमारी. और ऊपर से बंटवारे के चक्कर में रिकॉर्डेड 10 लाख लोग तो अपनी जानें गंवा ही चुके थे. एक गुस्सा तो था ही लोगों के मन में, क्योंकि इतने सारे लोगों ने न जाने, ऐसे तो देखा जाए तो हर एक फैमिली में से कोई एक सदस्य तो फ्रीडम के चक्कर में या फिर बंटवारा के चक्कर में नहीं रहा था. और वो भी ये तो सिर्फ रिकॉर्डेड है. नॉन रिकॉर्डेड जो लोग हैं, अनरिकॉर्डेड जो लोग हैं, वो तो न जाने कितने सारे अपनी जानें गंवा दी होगी. ये तो रिकॉर्डेड 10 लाख थे. उसके अलावा इंडिया और भी चीजें फेस कर रहा था. For example, the British had left India with princely states to decide either to merge with Pakistan or with India or just remain independent. एक तो ब्रिटिशर्स वैसे भी कबाड़ा तो करके चले ही गए थे इंडिया और पाकिस्तान अलग करने के बाद. उसके अलावा वो प्रिंसली स्टेट्स अलग छोड़ के चले गए. प्रिंसली स्टेट्स अलग थे ना, तो उनको नहीं पता था कि भाई तो हम पाकिस्तान का पार्ट बने, इंडिया का पार्ट बने, या फिर अलग इंडिपेंडेंट ही देश हो जाएं. तो ये अलग उन्होंने हमारे ऊपर एक कह सकते हैं एक जिम्मेदारी छोड़ के चले गए. उसके अलावा व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन, द फ्यूचर ऑफ द कंट्री डिड नॉट लुक एज सिक्योर एज इट डज टुडे. ये तो काफी लोग जानते हैं. एक्चुअली जब बंटवारा हुआ तो कॉन्फिडेंस ना थोड़ा पाकिस्तान की तरफ ज्यादा था, क्योंकि पाकिस्तान में एक ही रिलीजन था, एक ही टाइप के लोग सारे थे.
भाषा एक बोलते थे, मतलब अलग अलग भाषा बोलते थे, पर सब लोगों ने उर्दू को स्वीकार कर लिया था। यहाँ पे भाषा अलग थी, रिलीजन अलग था, स्टेट अलग था, और हर किसी के कल्चर अलग था। तो इंडिया का जो फ्यूचर है वो बहुत ज्यादा सिक्योर तब दिख नहीं रहा था। लग रहा था इंडिया तो अलग अलग देशों में बट जाएगा, पाकिस्तान जो है वो टिक जाएगा, लेकिन अब तो स्थिति कुछ और ही हो गई है। तो वैसा उस तरीके के ऐसे भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे लोगों के पास। उसके अलावा द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैड एंजाइटीज अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। वही कि लोगों को मालूम ही नहीं था कि भाई फ्यूचर ऑफ द कंट्री होगा क्या, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिखे। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी अगर देखा जाए तो उस जमाने में। लेकिन उन सब के बावजूद भी हमारे पास कुछ बहुत बड़े एडवांटेजेस थे टू द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि डिस्पाइट ऑल दीज चेंजेस देयर वाज अ बिग एडवांटेज फॉर द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या क्या एडवांटेज थे वो हम आगे देखेंगे। साउथ अफ्रीका, दे डिड नॉट हैव टू क्रिएट अ कॉन्सेंसस अबाउट व्हाट अ डेमोक्रेटिक इंडिया शुड लुक लाइक। यानी कि जैसे साउथ अफ्रीका को बैठ के एकदम ऐसे सोचने विचारने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि एक तो 1994 की बात थी, आधे ज्यादा कंट्रीज तो भाई तब डेमोक्रेटिक थी और सभी को इंडिपेंडेंस भी मिल रहा था। तो साउथ अफ्रीका को बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी कि एक डेमोक्रेसी कैसे दिखती है, किस तरीके से साउथ अफ्रीका जो है आगे गवर्न होगा। लेकिन इंडिया को बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ी। हमने एक्चुअली साउथ अफ्रीका से भी ज्यादा स्ट्रगल्स फेस किए हैं हमारा संविधान बनाने में। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या हुआ था और क्या क्या हमारे पास एडवांटेजेस थे। तो हमारे पास एडवांटेजेस भी कुछ थे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को शेप करते हैं। सबसे पहले तो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब जितने भी एक्चुअली लोग थे इंडिया के, जितने भी स्टेट्स थे, आज भले ही स्टेट्स अलग अलग मांगे कर रहे हैं, अलग अलग अपने आप को थोड़ा अलग दर्जा भी देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तब हर स्टेट की एक ही मांग थी कि भाई हमें आजाद करो। सबसे पहले तो हम अब गुलामी में नहीं रह सकते, हमें अब फ्री होना है, हमें खुद का देश चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बोल दूं 4-5 लोगों को कि भाई मैं मतलब उनको सपोज उनको गवर्न करने लग जाऊं और मैं बोल दूं कि तुम आपस में बात मत करो, तुम लिख नहीं सकते कोई भी चीज, तुम अपनी नोटबुक नहीं लेके आ सकते, मैं जो तुम्हें दूंगी वही तुम्हारा होगा, तुम अपनी मर्जी का खा भी नहीं सकते, तो तुम अब फिर बाद में तुमसे पूछोगी अब बताओ तुम कौन कौन सी चीजें चाहते हो कि भाई चेंज हो जाए, तो आप पहले बात तो मुझे यही बोलोगे ना कि ये सब जो भी आपने लिमिटेशंस मेरे ऊपर लगाया है वो सब छोड़ दो। तो भले ही आप 4 लोग अलग अलग हो, आपके अलग अलग नेगेटिव्स पॉजिटिव्स होंगे, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होंगे लोग चीजों को लेके, लेकिन उस दौरान जब आपके ऊपर बंधन लगाई जा रहे हैं, जब मैं आपके ऊपर बंधन लगा रही हूँ, तो सबसे पहले तो आपकी यही मांग होगी कि ये बंधन को हटाओ, हमें बात करने की आजादी मिले, हमें अपने खाने पीने की आजादी मिले, उसके बाद जाके हम अपनी बात कर ले, अपने में लड़ झगड़ ले, वो अलग बात है। तो वैसा ही फ्रीडम स्ट्रगल कुछ हमारे देश में भी था। वैसे तो सारे स्टेट्स अलग अलग हैं, जो कि बहुत प्राउड बात भी है, लेकिन एक कहते हैं एक अम्ब्रेला चीज ये थी कि भाई सबको आजाद तो होना ही था, चाहे जो भी वो स्टेट हो। दूसरा, कॉलोनियल पास्ट एंड लीडरशिप। हमारे पास कॉलोनियल पास्ट था जिससे हमने कुछ चीजें भी सीखी, हमारे पास कुछ गुड एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे। और चौथी, आइडियोलॉजीज ऑफ लीडर्स। हमारे जो उस दौरान लीडर्स थे उनकी आइडियोलॉजीज इतनी ज्यादा अच्छी थी कि उनकी आइडियोलॉजीज के बेस्ड पे आज भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो आज भी खड़ा है। नहीं तो लोगों का संविधान बदला जाता है पूरा का पूरा, पर आज हमारा संविधान आज भी फॉलो हो रहा है। एक एक पॉइंट को हम अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहले फ्रीडम स्ट्रगल। अब मच ऑफ दिस consensus had evolved during the freedom struggle. There were sharp differences of opinions within the same period. Such differences exist even today. यानी कि सब जो मैंने अभी आपको समझाया था वैसा ही है कि वैसे तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हर स्टेट के, हर कल्चर के अलग थे, लेकिन जब ब्रिटिश हमारे पे राज कर रहे थे, जब हमारे ऊपर बंधन डाल दिया था, तब सबका एक ही गोल था कि भाई हमें आजाद होना है, हमें खुद का एक अलग देश चाहिए, सभी का ये था। In 1928, मोतीलाल नेहरू एंड अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। तब के दौरान नेहरू जी जो थे और जो बाकी भी कांग्रेस लीडर्स थे और भी बहुत सारे थे, आपके टेक्स्ट बुक में सबके नाम दिए, उन सब ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो ड्राफ्ट कर दिया था कि मोटा मोटी इस लाइनों पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनना चाहिए। At the Karachi session of the Indian National Congress in 1931, the leaders decided how the constitution should look like. तो पहले तो यार पाकिस्तान इंडिया का ही पार्ट था, तो सब एक ही देश था, तो इसीलिए हमारा जो मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूशन की
इंडियन नेशनल कांग्रेस जब मीटिंग कर रही थी, 1931 की बातें है, तो कराची में सेशन हुआ था इसका कि कैसे कि किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिखना चाहिए, लीडर्स के क्या राय हैं, क्या ओपिनियंस हैं। तो ये सारी सेशन कराची में डिस्कस हो गया था, सब कुछ रेडी था, ऑल द डॉक्यूमेंट्स वर रेडी। डॉक्यूमेंट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो कुछ 3 मेजर चीज़ों के ऊपर बात करते थे। वो चीज़ थी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी ये डेमोक्रेसी के चैप्टर में हमने देखा था, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, 1 वोट 1 पर्सन 1 वोट, ये जो चीज़ है इसके ऊपर हमने गौर किया और हमने कहा हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ तो भाई डालेंगे, 1 पर्सन 1 वोट होना ही चाहिए। दूसरा, प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ द सिटीजन, जितने भी सिटीजन के राइट्स है वो भी होने चाहिए और उन सबको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। तीसरा, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी का जो अधिकार है सबको मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे में भी अपार्थीड तो नहीं था, लेकिन हमारे में भी कास्ट सिस्टम वगैरह जैसी चीज़ें बहुत प्रेवलेंट थी, बहुत प्रचलित थी उस टाइम पे। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सबको इक्वालिटी का हक होना चाहिए। दूसरा, कॉलोनियल पास्ट एंड लीडरशिप, कॉलोनियल पास्ट में हमने बेसिकली कुछ अच्छी चीज़ें भी सीखी। ब्रिटिश जो बेकार छोड़ के गए वो तो था ही, पर कुछ अच्छा भी छोड़ के गए उसमें। वो ये था कि ड्यू टू द ब्रिटिश राज वी हैड फेमिलैरिटी विद द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड कॉलोनियल इरा, यानी कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कैसे रन करते हैं वो हमें मालूम था, क्योंकि ब्रिटिश हमारे पे डायरेक्टली रन कर रहे थे। वो जैसे देखा जाए तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के वैसे ही रन कर रहे थे, वाइस रॉयज वगैरह सब थे पहले हमारे पास। तो हमें एक आइडिया तो था कि भाई पॉलिटिक्स रन कैसे होती है, राजनीति चलती कैसे, ये हमें मालूम चल गया था। उसके अलावा जो कॉलोनियल इरा था वहां पे भी एक कहते हैं एक गोरा साहब कैसे काम करता है ये हमें मालूम चल गया था। तो हमें मालूम था कि अगर हमें कल को कॉन्स्टिट्यूशन करना भी है तो हमें कुछ थोड़ा बहुत ना उनसे अच्छी चीजें भी लेनी पड़ेंगी। ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड अस टू अ फीबल लेजिस्लेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिशर्स ने बेसिकली हमें लेजिस्लेशन सिखाया है, वो लेजिस्लेशन उनका था। तो द ब्रिटिश लेजिस्लेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 was largely followed by the making of Indian Constitution। तो ब्रिटिश लेजिस्लेशन जो था और गवर्नमेंट ऑफ एक्ट ऑफ 1935, ये दोनों का बहुत बड़ा रोल था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लगाने का, क्योंकि ब्रिटिश लेजिस्लेशन से हमें काइंड ऑफ एक डायरेक्टली मालूम पड़ गया था डायरेक्टली कि भाई ऐसे ऐसे लेजिस्लेशन जो है वो रन करता है। तो हमें अब जो हमारे पास है उसका फिर हम अलग से मतलब हमने उसमें मॉडिफिकेशंस किया, अमेंडमेंट्स किए, बट जो हमारे पास था वो हमें मालूम चल गया था कि अच्छा ये ब्रिटिश भले ही था वो ब्रिटिशर्स का, बट मालूम तो चल गया था कि अच्छा लेजिस्लेशन काम ऐसे करता है। तो इसलिए वो हमारे लिए थोड़ा ईजी हो गया था। नहीं तो अगर वो नहीं होते तो हमें बहुत ही एकदम कहते हैं ना बेस जीरो से स्टार्ट कर, वैसे तो जीरो से ही स्टार्ट किया बट और भी ज्यादा जीरो से स्टार्ट करना पड़ता कि लेजिस्लेशन क्या है, सब कुछ हमें मालूम करना पड़ता तब। उसके अलावा ब्रिटिशर ऑल्सो अलाउड द इलेक्शंस ऑफ 1937 टू प्रोविंशियल लेजिस्लेशन। उसके अलावा हम सब बहुत डिमांड कर रहे थे डेमोक्रेसी की, इलेक्शंस की, तो ब्रिटिशर्स ने काइंड ऑफ हमें अलाउ कर दिया था कि ठीक है चलो तुम इलेक्शन ले लो, 1937 के जो प्रोविंशियल लेजिस्लेशन ये जो इलेक्शन है तुम वो ले सकते हो। तो ऐसे प्रोविंशियल जो है वो हमारा लेजिस्लेशन जो है वो 1937 में इलेक्शंस हो गए थे एंड ब्रिटिशर्स ने हमें एक कहते हैं ना डेमोक्रेसी का एक स्वाद तो चखा दिया था कि भाई बता दो, आ गया स्वाद इस टाइप का कि ऐसे होते हैं हमारे इलेक्शंस। तीसरा है गुड एग्जाम्पल्स, यानी कि हमारे पास कुछ गुड एग्जाम्पल्स थे ऑलरेडी एग्जिस्टेड कॉन्स्टिट्यूशन के, ऑलरेडी एग्जिस्टेड संविधानों के, जो कि बाहर देशों ने फॉलो किया था। तो गुड एग्जाम्पल्स क्या थे? हमारे पास गुड एग्जाम्पल थे फ्रांस का। फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिबर्टी एंड इक्वालिटी के बारे में जाना। तो जब आप किसी चीज को जानते हो और वो आप अपने में अप्लाई करते हो तो उसको हम कॉपी नहीं कहते, उसको हम कहते हैं कि हम उससे इंस्पायर हुए थे। ये कॉपी नहीं बोलना यहाँ पे कि अब कॉपी कर दी, कॉपी ऐसे ही क्या इतना फालतू सा वर्ड नहीं, हम एक्चुअली उनसे इंस्पायर हुए थे। तो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लिबर्टी एंड इक्वालिटी से इंस्पायर हुए। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से बिल ऑफ राइट्स जो है वो हमने उनसे सीखा, और रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने एक्चुअली सोशलिज्म सीखा। अब रशिया वाला नहीं जहाँ पे बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे थे, सोशलिज्म एक अच्छे लेवल के कि भाई वेलफेयर ऑफ द पुअर भी होना चाहिए, जो थोड़े गरीब लोग हैं जिनके पास या फिर कह सकते हैं जो बहुत ज्यादा चीजें हैं नहीं, उनका भी अच्छा करना है। ये नहीं कि सिर्फ अमीरों का अच्छा हो रहा है, गरीबों का भी अच्छा करना है। तो ये सब भी चीजें हमने बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से सीखी। तो हमारे पास ऑलरेडी कुछ अच्छे गुड एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस थे।
फोर्थ, आइडियोलॉजीज ऑफ द लीडर्स। हमारे जो तब के लीडर्स थे एक्चुअली उनकी आइडियोलॉजीज कह सकते इतनी अच्छी थी ना, वो इतनी ज़्यादा फॉरवर्ड लुकिंग थी, उन्होंने पहले से फॉरकास्ट कर दी थी चीज़ें, जिनके आइडियोलॉजीज के ही बेस्ड पे हमारा जो संविधान है वो टिका है। सबसे पहले तो हम गांधी जी की फिलॉसफी देख लेते हैं। अब जो गांधी जी की फिलॉसफी है वो वर्ल्ड में ही बहुत जानी मानी जाती है, जैसे नेल्सन मंडेला की है। गांधी जी की फिलॉसफी को हम गांधीनियन फिलॉसफी भी कहते हैं। तो उन्होंने एक मैगजीन थी यंग इंडिया करके, उन्होंने उन मैगजीन्स में और अलग भी उनके बहुत सारी किताबें भी हैं, उनमें उन्होंने साफ लिखा था कि ही वांटेड अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट प्रोवाइडेड elimination of inequality and untouchability, prohibition of drinks and drugs, equal rights for women and harmony amongst countrymen। तो उनको ये 4 पॉइंट्स तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन में अपने संविधान में चाहिए ही थी कि इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, इक्वल राइट विमेन को भी मिलने चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए, हार्मनी भाईचारा होना चाहिए, जो हमारे कंट्री मैन है यानी जो भारतीय हैं उनके बीच भाईचारा होना चाहिए, कोई भी टाइप का भारतीय हो, जैसा भी हो, जो भी कास्ट हो, जो भी जेंडर हो, पर भाईचारा होना चाहिए, एंड प्रोहिबिशन टू ड्रिंक्स एंड ड्रग्स होना चाहिए। ये अलग टॉपिक है। अच्छा, अभी दूसरे जो थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो जो अंबेडकर जी थे वो भी बहुत ज्यादा ग्रेट थे। वो एक तो तब के जमाने के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के चेयरमैन भी थे और इनके कारण कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस भी हुए और बहुत सारी चीजें जो आज भी हम फॉलो करते हैं वो अंबेडकर जी के कारण ही हो रहे हैं। He played a major role in making our constitution. He also had a different understanding of how inequalities can be removed. Actually, बात क्या थी ना कि अंबेडकर जी कुछ एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते थे और उनको अपने लाइफ में बहुत सारी इनइक्वालिटीज एंड अनटचेबिलिटी के केस से गुजरना पड़ा। मतलब जैसे उनको स्कूल में एंट्री नहीं दी जाती थी, कॉलेजेस में एंट्री नहीं दी जाती, तो इस टाइप की उन्होंने बहुत सारी इनइक्वालिटी फेस की लाइफ में। तो कोई भी इंसान जब इस तरीके की चीज़ें फेस करके आगे आता है तो उसको ना ग्राउंड लेवल की चीज़ें मालूम होती है, कहते हैं ना फील्ड में क्या चल रहा है उसको वो मालूम होता है, जो कि शायद तब के ज़माने के जो रिच थे या फिर जो एक अपर कास्ट से बिलोंग करते थे उनको नहीं मालूम होगा। तो जो फील्ड में होता है, जो जिसको ग्राउंड जीरो की चीज़ें मालूम होती है, वो बहुत अच्छे तरीके से बता सकता है कि रियलिटी क्या है। कागज़ की बात और है पर रियलिटी कुछ और ही चल रही है। तो इसीलिए उनकी बहुत बार गांधीनियन फिलॉसफी से बनती नहीं थी। He criticized Gandhi and stated his anxiety very clearly in his final speech। जो फाइनल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की भी जब स्पीच हुई थी, क्योंकि वो चेयरमैन थे तो उन्होंने स्पीच दी थी, तो उन्होंने बहुत क्लियरली अपने स्पीच में कुछ ऐसी बातें बोली थी। उन्होंने मतलब सामने से गांधी जी की फिलोसफी को भी क्रिटिसाइज किया था क्योंकि उनकी धारणाएं कुछ और थी। तो इसलिए उनका बहुत मेजर रोल है कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने संविधान को शेप देने में। उसके अलावा जो नेहरू जी है उनका भी बहुत बड़ा रोल है कॉन्स्टिट्यूशन को शेप देने में। ही बेसिकली गेव अ फाइनल स्पीच। ही गेव फाइनल स्पीच ट्रिस्ट विद डेस्टिनी टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट ऑन 15 अगस्त 1947। उन्होंने एक स्पीच में बुलाते हैं। पूरी स्पीच जो है ये भी आपके एनसीईआरटी के चैप्टर में है, डू रीड इट, उनको उसको एक लुक देना। He wanted equality of opportunities to all, end of poverty and ignorance, and control of diseases। यानी कि एक फार्मा इंडस्ट्री को, जितनी भी आज हमारी फार्मा यानी कि जो दवाई बनाने की जो इंडस्ट्री है, उनको भी ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे नेहरू जी, क्योंकि वो मानते थे कि एक तो इक्वालिटी सबको होनी चाहिए, पावर्टी या फिर जो गरीबी है वो ख़त्म होनी चाहिए। हम अभी भी इस राह पे हैं, हमने पूरी तरीके से ख़त्म नहीं की है। दूसरा, कंट्रोल ऑफ डिसीजेस, यानी कि हम खुद की दवाइयां बना पाए, इतना ज़्यादा आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए। He wanted all responsible persons to dedicate themselves to the service of the nation। जितने भी नागरिक हैं वो सारे जिम्मेदार होने चाहिए नेशन के लिए भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकार करती रहे, नहीं, आपको भी अच्छा जिम्मेदार नागरिक होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या है? इट इज बेसिकली एन असेंबली ऑफ चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स हु गैदर टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन। ये बेसिकली ऐसी असेंबली है जो कि साथ आती है और कॉन्स्टिट्यूशन लिखती है, ड्राफ्ट करती है कॉन्स्टिट्यूशन को। ड्राफ्टिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन is done by an assembly of elected representatives known as constituent assembly। elected representatives ही constituent assembly का पार्ट बनते हैं।
और इसको अगेन लोग डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते, जिस तरीके से प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है उसी तरीके से अंदर के जो लोग हैं वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी अंदर के जो लोग हैं वो इलेक्ट करते हैं। इलेक्शंस टू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हेल्ड इन इंडिया इन जुलाई 1946, आफ्टर विच द कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू इंडिया एंड पाकिस्तान। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जुलाई 1946 में जो है इसके इलेक्शंस हो गए थे, और तुरंत उसके बाद हमें मालूम है कि बंटवारा हो गया, इंडिया अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया। अब हमने, आप बोलोगे ठीक है इसके इलेक्शंस अंदर से डिसाइड होते हैं, तो कौन किसने डिसाइड किया? बेसिकली हमें जो 1931 में जो अधिकार मिला था इलेक्शंस के, जस्ट इससे पहले मैंने बात, तो 1937 के जो हमने प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे हमने उनको बोला था कि आप वोट दो 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। ये हमने बेसिकली किया था, हमने उसी इलेक्शंस का जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव इलेक्शंस उसका हमने इस्तेमाल किया था, जो था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव इलेक्शंस। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज आल्सो देन डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ Pakistan. Its first meeting was held in December 1946. And पाकिस्तान और इंडिया अलग होने के बाद यानी बंटवारा के बाद इंडिया has now only 299 members, यानी पार्टीशन के बाद अब इंडिया के पास सिर्फ 299 मेंबर्स जो है वो प्रेजेंट, यानी 299 जो थे लोग थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो अब द असेंबली adopted the constitution on 26 November 1949, but it came into effect on 26 January 1950। यानी कि असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो अडॉप्ट कर लिया था 26 नवंबर 1949 में, लेकिन नए साल से जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू होना था, तो इससे 26 जनवरी 1950 से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो केम इनटू इफेक्ट, यानी कि लागू होने लग गया इंडिया से। और 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं भारत का। So to mark this day, we celebrate 26 January as the Republic Day each year, right? तो चलिए यहाँ पे अभी हम स्टॉप करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। आज हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है संविधान के बारे में, क्या होता है, क्यों होता है, मालूम चला हमें, राइट? और कैसे कैसे चीज़ें आई, कैसे कैसे आइडियोलॉजीज ऑफ लीडर्स हमारे पास आए, जिसके कारण हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है आज जो है वो शेप हो पाया। और हमारे पास एडवांटेजेस भी क्या थे, वो भी सब कुछ हम देखा। रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, रोल ऑफ संविधान जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको आप एक और बार बुक में भी आराम से जाके विस्तार में घर पे पढ़ लीजिएगा, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम अभी नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रीएम्बल के बारे में, प्रीएम्बल क्या होता है और प्रीएम्बल में जितनी चीज़ें हैं वो क्या है। आजकल तो प्रीएम्बल काफ़ी वायरल भी जा रहा था, राइट? तो चलिए वो भी हम देखेंगे। तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, हैप्पी स्टडिंग, हैप्पी लर्निंग, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड सब्सक्राइब टू वर्षास ट्यूटोरियल्स।